क्लास 10 का आज हम लोग करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1, 2 और 3 को पूरा टोटली रिवीजन कर लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। और उसके बाद रविवार को आके आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा, रविवार को पेपर आ जाएगा, ठीक है। रविवार को पेपर आ जाएगा। अच्छा, 10th क्लास का जो आप लोग को ये दिए थे, नोट्स दिए थे इसका मैथ्स का 3 चैप्टर और 7 चैप्टर, वो सभी कोई को मिल गया है? हाँ, सभी कोई को मिल गया है? नहीं मिला है? और किसी को? प्रिंस को नहीं मिला है, तुमको नहीं मिला है, तुमको नहीं मिला है, काहे नहीं मिला है, काहे नहीं आया था? ठीक है। 3 चैप्टर और 7 चैप्टर, 3 चैप्टर और 7 चैप्टर मैथ्स का दे दिए हैं। और अपने एप्लीकेशन पे भी अपलोडेड है वो वाला पीडीएफ टोटली, ठीक है। पीडीएफ अपलोडेड है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं वो टोटली वहां से। अभी सुनिए, आपको हम दे देते हैं बिल्कुल, ठीक है। अभी ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर 2 करेंगे और चैप्टर 3 करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट है उसी में से निकालेंगे और एप्लीकेशन उसमें मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम बताइए क्या है? भू आकृति कुछ दिया है ऐसे चैप्टर का नाम? पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया एवं स्थल रूप, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ जमीनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्थलाकृति कहते हैं, है ना। पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ जमीनों को क्या कहते हैं? स्थलाकृति। यह स्थलाकृति किससे किससे बनाई जाती है, आप लोग को याद है? स्थलाकृति किससे बनाई जा सकती है? नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, हिमनद के द्वारा, और एगो भूमिगत जल। तो भूमिगत जल तो आप लोग को पढ़ना नहीं है, भूमिगत जल 11 क्लास में जब ज्योग्राफी लीजिएगा तब पढ़ना है। अभी सुनिए बाबू, ध्यान से सुनो। नदी जो है, नदी 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 के द्वारा जो बनी हुई स्थलाकृति होती है, नदी की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था। नदी जहां से निकलती है उसको क्या कहते हैं? उद्गम कहते हैं। जहां पर डूब जाती है उसको क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। उस उद्गम से लेकर मुहाना तक के बीच के रास्तों को प्रवाह मार्ग, ठीक है। उसमें अगर कोई नदी आके मिल गई तो सहायक नदी, नदी अगर निकल गई तो शाखा नदी। समझ में आ गया? ट्रिब्यूटरीज एंड, उसमें सब सारा लिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, फर्स्ट चैप्टर का टोटली रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर हो गया है। 5 चैप्टर का हम लोग कर लिए हैं, नदी का आगे तक, मतलब झील झरना सब बता दिए एकदम, ठीक है। अभी हम लोग रिवीजन करके, आज रिवीजन करके क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। रिवीजन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर 4 चैप्टर अगले किसी क्लास में स्टार्ट कर देंगे, 4 चैप्टर, ठीक है। तो बताइए, नदी के द्वारा जो बनी हुई स्थलाकृति होती है उसमें 3 प्रकार की नदियों की अवस्थाएं दिखाई देती है। उसमें कौन कौन सी अवस्था होती है? न्यू एज होता है, मिड एज होता है, और एक कौन सा होता है? ओल्ड एज होता है। इसको हम लोग युवा अवस्था कहते हैं, और पौधा अवस्था कहते हैं, और वृद्धावस्था कहते हैं, है ना। ये सब कहते हैं ना। तो बताइए, युवा अवस्था में नदियां कहाँ होती है? पहाड़ों पर होती है। पहाड़ों पर बहुत खतरनाक एकदम अपक्षय अपर्दन का काम करती है। इसमें क्या करते हैं? अपक्षय, और क्या करते हैं? साथ साथ अपर्दन का भी काम करते हैं, है ना। अपर्दन। अच्छा, पौधावस्था में कहाँ चली जाती है? मैदानी हिस्सों में। मैदानी हिस्सों में जब चली आती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा काम करती है? अपर्दन का केवल काम करती है। अपर्दन हम लोग घिसावट कहते हैं इसको। घिसावट के बाद इसके बाद क्या हो जाती है? वृद्ध वाले अवस्था में चल जाती है। इसके बाद इसके पास कोई पावर नहीं होता है, तो ये कहाँ आती है? डेल्टाई भागों में चली आती है। डेल्टा भागों में आकर अपना मिट्टी पूरा का पूरा उड़ेल देती है और डेल्टा बनाती है, और बनाती है क्या चीज? निक्षेपण। ये उसी के तरह होता है जैसे आपकी मम्मी क्या करती है? चटनी पीसती है। जब चटनी पीसती है तो उसको क्या करते हैं? गूड़ा करते हैं एकदम बढ़िया से, अपक्षय का काम कर रही है। उसके बाद रगड़ रही है तो क्या चीज? अपर्दन। और कहीं लिया के अगर जोड़ दी तो क्या कहलाएगा? निक्षेपण। समझ में आ गया? तो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये तीनों का काम होता है हमारे घरों में। ये दिखाई देता है, ठीक है। सिलवट लोढ़ा पे जो होता है ना, एकदम मिक्सर में नहीं, मिक्सर में तो डायरेक्ट निक्षेपण कर देती है, और निक्षेपण करके उसको, उसका निक्षेपण ही रहता है लेकिन थोड़ा माइल्ड हो जाता है। माइल्ड नहीं समझता है इंग्लिश, थोड़ा सा क्या बोल दिया? माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है छोटा छोटा, और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एकदम, जैसे चटनी क्या हो जाती है? एकदम चटनी, चटनी। अब का ही बताया वो चटनी। हाँ, चटनी है ना बोला जाता है। टमाटर, लहसुन, मरचा, ये सब कैसे रहते हैं? थोड़ा कड़े कड़े रहते हैं। लेकिन वैसे ही मान लो एक पत्थर है, वो पत्थर को डाल दिए कहीं पर, ठीक है। और आपस में जब वो लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, तभी ना उसके अंदर का जो कॉइल जो रहता है वो चलता है बहुत तेजी से, सबको काट देता है एक ही बार में, ठीक है। अब बना देता है क्या चीज? एकदम बढ़िया से चटनी बना देता है। उसी तरह पहाड़ों के भी ऐसे ही टुकड़े होते हैं। टुकड़े होते 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 वो क्या बन जाते हैं? चटनी बन जाते हैं, जिसको मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी। उसमें पानी लग जाता है तो और एकदम काई काई टाइप का हो जाता है, काई कहते हैं उसको। तो ये निक्षेपण की क्रिया के द्वारा होता है हमेशा, ठीक है।
नीचे पर समझ में आया? तो जहां पे डिपोजिशन होगा उसको क्या कहेंगे? नीचे पर कहेंगे। डेल्टाई भागों में पूरा का पूरा क्या होता है? डिपोजिशन होता है। हम लोग कौन से इलाके में रहते हैं? मैदानी हिस्सों में। उत्तराखंड का इलाका कौन सा है? पहाड़ी इलाका है। तो हम लोग गंगा नदी से पूरा का पूरा ये दृश्य समझ सकते हैं कि नहीं? जैसे गंगा नदी अगर ऊपर साइड में रहती है, गंगा नदी अगर ऊपर साइड में रहती है पूरा का पूरा, तो ये क्या कहलाती है? यहाँ पे गंगा साइड ऊपर में रहती है तो युवा अवस्था में होती है। और कितना पावर लगता है? 6th पावर, है ना? कौन सा पावर? छठे घाट का नियम। लॉ किसका लगता है? छठे घाट का नियम। छठे घाट के नियम के अनुसार नदी किसकी अवस्था में बहती है? कौन सी अवस्था में बहती है? युवा अवस्था में बहती है। बहुत ही तेज बहती है। उसके सामने अगर कोनो चला गया तो बहुत खतरनाक आगे बढ़ेगा और लिया के पटक देगा। कहां पे? उत्तराखंड, ये कहां पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के आसपास आओगे, वहां पे कोनो गिरा तो गिरने के पश्चात सीधे कहां आएगा? इस जगह पर, ठीक है। और अगर कहीं बांग्लादेश चल गया तो वहां का आदमी लोग तुमसे पासपोर्ट वीजा मांगेगा। दे यार पासपोर्ट वीजा, पहले तुम आतंकवादी कहीं का, ठीक है। तो बोलेगा हम तो पानी से बह के चले आए हैं, ठीक है, गए तो नहाने के लिए, बह के चले आए इधर। तो युवा अवस्था में जब नदी होती है तो वो अपने ढाल के अनुरूप बहती है, ना कि पीछे की ओर जाती है, ढाल के अनुरूप, ठीक है। युवा अवस्था में बताइए तो आप लोग बता सकते हैं युवा अवस्था में क्या क्या बनाता है ये लोग? युवा अवस्था में, युवा अवस्था में क्या बनाता है? वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन और अवनमन कुंड, पोर्ट होल्स बनाती है युवा अवस्था में। और क्या क्या बनाती है? अच्छा, वी आकार की घाटी जब और चौड़ी हो जाती है तो आई आकार की घाटी, और ज्यादा गार्ज, और ज्यादा कैनियन। सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन, अमेरिका में। कौन सा? ग्रैंड कैनियन, ठीक है। जब बताओ पहाड़ों पर होती है नदियां तो रैपिडो बनाती है, छिप्रिका। रैपिडो से फिर नदी कहाँ जाती है? नीचे की ओर, नीचे की ओर गिरती है तो यहाँ पे अवनमन कुंड बनाती है, और यहाँ जब पानी रहती है तो क्या बनाती है? झरना। सबसे ऊंचा झरना भारत का कुचिकल। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। कौन सा प्रपात है? कुचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कुचिकल जलप्रपात। और विश्व का सबसे ऊंचा एंजेला जलप्रपात। कौन सा? एंजेला, 900 मीटर से भी ऊंचा है ना। कुचिकल जलप्रपात या जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात अलग है, महात्मा गांधी जलप्रपात अलग है, जोग जलप्रपात अलग है। जोग जलप्रपात सबसे पहला ऊंचा जलप्रपात था, लेकिन अभी करंट के हिसाब से कौन है? कुचिकल जलप्रपात है, ठीक है, कुचिकल जलप्रपात। तो बताइए सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कुचिकल जलप्रपात। नीचे क्या बनाता है? अवनमन कुंड। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है? एस आकार की घाटी। इसी जगह पे क्या, कौन सी अवस्था में चली जाती है? मैदानी भागों में चली जाती है। अब मैदानी भागों में यहाँ पे बहुत सारी चीजों का निर्माण करती है। अगर पानी बाढ़ के अनुरूप फैल गया तो उसको क्या कहते हैं? जलोढ़, है ना, नवीन जलोढ़। और अगर नीचे चला गया तो पुरानी जलोढ़, और नहीं पहुंचा तो बांगर, खादर। नहीं प्रदेश बताए थे, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, ये सब बनाता है, ठीक है। खादर, खाबर नहीं, खाबर सोडा बनाती है, भांगर और खादर। सभी के सभी लोग ना जो इस पृथ्वी पर सभी कोरियापंथी करना चाहते हैं। नदी भी क्या करती है? कोरियापंथी करना चाहती है। तो ये क्या काम करती है? ये काम करती है कि जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इसको काटते हुए आगे बढ़ती है। तो नदी सोचती है कि हम इतना घूम के क्यों जाएं, इधर से ऐसे कट 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 करके चले जाते हैं। कट करते हुए जब चली जाती है तो ये हिस्सा कभी ना कभी ऐसा होता है कि ये इस तरह गाय के खूर के तरह दिखाई देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कहाँ पे बनता है? ऑक्सबो लेक कौन से हिस्सों में बनता है? मैदानी हिस्सों में बनता है। कौन बनाता है? कौन बनाता है? अमेज़न नदी बनाती है ना। गोखुर झील कौन बनाता है? गोखुर झील, छाटन झील, या फिर बनाती है ऑक्सबो लेक। ये कौन सी अवस्था होती है? अरे नदी की कौन सी अवस्था है? पौधावस्था। कौन सी अवस्था? पौधावस्था। नदी की पौधावस्था। आ जाओ आ जाओ। नदी जब पर्वतीय भागों में होती है, देख लीजिए, नदी जब पर्वतीय भागों में होती है तो बनाए जाने वाले स्थलाकृति क्या क्या बनती है? बी शेड वैली, गार्ज, या क्या बनाती है? कैनियन, वाटरफॉल, रैपिडो, पथरीले गड्ढे, पोर्ट होल्स, और क्या बनाती है? नदी अपहरण, रिवर कैप्चर वहीं पे होता है। और सैव वृत्ति यानी कि सेव वैली भी, हैंगिंग वैली भी बनाती है। हैंगिंग वैली नदी बनाती है, हैंगिंग वैली नदी द्वारा नहीं बनता है, ठीक है।
ये किसके द्वारा? हिमनद के द्वारा। अरे लटकती हुई घाटी। हाँ, नदी जब ऐसे गिर जाएगी ना, बर्फ का पानी जब पानी बन के नीचे की तरफ गिर जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे? हिमनदों द्वारा गहरी कटाव के कारण मुख्य घाटी बनती है और सहायक घाटियों द्वारा ऊंचाई पर रहती है। सहायक घाटी में जलप्रपात के रूप में यह जल गिरता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको नदी में दे दिए है। ठीक है, मतलब हिमनद ही क्या बन गया है भाई? अरे हिमनदी वो बर्फ थी, क्या बन गई अभी? पानी। ठीक है, देखो इस तरीके से बनता है। देखो ये क्या है? वी आकार की घाटी। ये क्या है? आई आकार की घाटी, गार्ज या कैनियन। यह क्या बनाता है? जलप्रपात है। ये क्या है? रैपिडोस, है ना। ये देखो तो पर्वतीय स्थलों में हो गया। अच्छा ये बताओ, नदी के मध्य प्रभाव में क्या बनता है? मिड एज में। मिड एज में क्या बनता है? वाइड वैली बनता है। ये जब जगह कैसी हो जाती है? चौड़ी। और देखो ये क्या बना रहा है? ऐसा आकार की घाटी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ऐसा आकार की घाटी। और क्या बनाता है? जलोढ़ पंख। पर्वतों के ऊपर जब नदी पर्वतों से नीचे की ओर आ जाती है मैदानी हिस्सों में, तो वहां पे इतना खतरनाक क्या बनाती है? जलोढ़ पंख। तो जलोढ़ पंख बनाता है, घुमाव मेंडर बनाता है। ऐसे घुमाव रहेगा तो क्या कहलाएगा? मिनांडर कहलाएगा। और ये मिनांडर जब कट के निकल जाता है तो क्या बनाता है? ऑक्स बो लेक। देखो यही मिनांडर ने कट के निकल गया, कट के निकल जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, इसी को क्या कहेंगे? ऑक्सबो लेक कहेंगे। व्यापक घाटी, जलोढ़ पंख, घुमाव और ऑक्सबो लेक। व्यापक घाटी, जलोढ़ पंख, घुमाव और ऑक्सबो लेक, ये बनाता है। कौन कौन बनाता है बताओ? वाइड वैली, व्यापक घाटी, जलोढ़ पंख, घुमाव और ऑक्सबो लेक। किसमें बनता है? मिड एज में बनता है। किस एज में? मिड एज में। आगे बढ़े। वृद्धावस्था में क्या क्या बनाती है? देखो तो वृद्धावस्था में क्या क्या बनाती है? नदी के वृद्धावस्था में बनने वाली स्थलाकृति कौन कौन सी है? डेल्टा। सबसे पहले क्या बनाती है? डेल्टा। वो भी डेल्टा एक रकम का डेल्टा नहीं, बहुत सारे डेल्टा। डेल्टा जैसे आर्क्यू डेल्टा, पांजाकार डेल्टा, दांताकार डेल्टा, 22 फुट डेल्टा, चापाकार डेल्टा। उसके बाद एस्चुरी भी बनाती है। एस्चुरी कहाँ पे बनता है? कोई बता पाएगा? जहां पे पहाड़ होता है उस जगह पे क्या बनता है? एस्चुरी बनता है। जहां पे पहाड़ वहाड़ नहीं है वहां पे क्या बनता है? डेल्टा बनाता है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा के आसपास कोई पहाड़ है क्या? नहीं है, तो अब मिट्टी सब का सब लिया के उधर फेंक देती है। लेकिन जैसे दूगो पहाड़ हो जाते हैं, जब नदी निकलती है उसके बीच से, तो अपना सारा मिट्टी उसी पहाड़ों पे छोड़ देती है, जिसकी वजह से नदी ही केवल पानी छन के चला जाता है आगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। जैसे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा। नदी के ऊपर सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप। नदी के ऊपर सबसे बड़ा द्वीप। सागर के ऊपर सबसे बड़ा द्वीप आयरलैंड, ये सॉरी ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप 929 वर्ग किलोमीटर, है ना? नहीं था? 9 to 9। बताइए अपने ओल्ड एज में क्या क्या बनाता है? डेल्टा, आर्क्यू डेल्टा, 22 फुट डेल्टा, 22 फुट नहीं 22 फुट बर्ड फ्रूट बोल सकते हैं। और एक बताओ, क्यूस्पेट डेल्टा और एस्चुरी। ये और क्या क्या बनाती है डेल्टा में? चापाकार डेल्टा, दांताकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा और दांताकार डेल्टा। ये सब डेल्टा है। ठीक है, देख दबा दबा के मार रहा है, देख रहा है। बोलना बाबू, याद नहीं है तुम लोग को? बताओ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तो बाबू कि ऑक्सबो लेक जो है वो किस स्टेज में बनता है? कहां बनता है? मध्य स्टेज में, नदी के मध्य प्रवाह में। और एक कौन सा, कहां पे बनता है? मैदानी हिस्सों में बनता है। नदी के द्वारा खत्म, इतना याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा दूसरा आप बताइए कौन सा? पवन के द्वारा। कौन के द्वारा कि हिमनद के द्वारा? हिमनद के द्वारा पढ़ लेते हैं। हिमनद के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों में हम लोग को क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? जहां पे हिमनद यानी कि हिम का पानी बहुत ही ज्यादा हो, या फिर पानी जो हो वो कैस में हो? सॉलिड में हो, बर्फ में हो, तो वहां पे ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता होगा। आप लोग बताइए भारत में वो कौन सा इलाका है जहां पे ठंडा बहुत ही ज्यादा पड़ता है? बताइए कौन सा? जम्मू कश्मीर इलाका। और कहां पे? गैंगटॉक। और कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा नॉर्थ वाला। अरे नॉर्थ सिक्किम हो गया, ठीक है, गैंगटॉक हो गया, दार्जिलिंग हो गया। इन सब जगहों पे कैसा पड़ता है? ठंडा पड़ता है। तो यहाँ पर जहां पे बर्फ दिखाई देंगे वहां पे हिमनद के द्वारा भी कुछ कुछ स्थलाकृतियां दिखाई देती है। जैसे सबसे पहले लटकती हुई घाटी। लटकती हुई घाटी किसके द्वारा बनाया जाता है? हिमनद के द्वारा बनाया जाता है।
ठीक है, लटकती हुई घाटी किसके द्वारा बनाया जाता है? लटकती हुई घाटी, हाँ, हिमनद के द्वारा। नहीं बोला होता तो पीटते अभी। हिमनद के द्वारा क्या बनाया जाता है बाबू? लटकती हुई घाटी बनाते हैं, हिमनद के द्वारा लटकती हुई घाटी बनती है। और बताओ, हाँ, मैसेल भी बनता है, और फियोर्ड भी बनता है, नुनाटक भी बनता है, और एस्कर, एस्कर बनता है, और सर्क भी बनता है। और क्या क्या चीजें है, देखो, हिमगुहार, और और हिमनद के कार्य जो गिरी सिंह पिरामिड चोटी, हिमगुहार, यू आकार की घाटी, लटकती हुई घाटी, नुनाटक, सर्क, और फियोर्ड, खरोच, है ना। और क्या चीज, श्रृंग एवं पूछ, और निक्षेपण के द्वारा हिमोड, ड्रमलीन, निक्षेपण के द्वारा केम केटिल एस्कर, केम केटिल एस्कर, है ना, केम केटिल एस्कर, वायवित मैदान, और प्लावी हिमशैल। ठीक है, अच्छा, बोलेगा हिमनद के द्वारा बनाई गई जो स्थलाकृति है वो अपक्षरण, परिवहन और निक्षेपण तीनों के द्वारा होती है ना। अरे बाबू, हिमनद के द्वारा बनाई हुई स्थलाकृतियों में सबसे पहले बताओ, अपक्षरण होता है ना, अपक्षय, अपक्षय बोलो, अपक्षय के द्वारा क्या क्या होता है बताओ? अपक्षय के द्वारा हिमगुहार, हिमगुहार, हिमगुहार बनता है। और क्या बनता है? गिरी श्रृंग, गिरी श्रृंग। और क्या बनता है बताओ? गिरी श्रृंग बनता है। यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी किससे बन रही थी? नदी के द्वारा। आई आकार की घाटी नदी के द्वारा। ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी, भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा अंधी घाटी। और यू आकार की घाटी हिमनद के द्वारा, यू आकार की घाटी। बताओ, लटकती हुई घाटी, लटकती हुई घाटी, मैस, मैस, मैस बनाया जाता है। और क्या बनाया जाता है? फियोर्ड, फियोर्ड बनाया जाता है। और क्या बनाया जाता है? खरोच। ये सब किसके द्वारा? हिमनद के अपक्षय के द्वारा। हिमनद में क्या होता है? अपक्षय। और वो क्या होगा वो? अपर्दन। बताइए, अपर्दन के द्वारा क्या क्या दिया है, लिखा है बताओ तो? अपर्दन के द्वारा क्या क्या लिखा है? अपर्दन के द्वारा बना हुआ स्थलाकृति बोलता नहीं है। हिमोड नहीं बनता है, नहीं, अपर्दन के द्वारा, अपर्दन के द्वारा बना हुआ, अपर्दन के द्वारा, अपर्दन के द्वारा। ये पर्दन, अपर्दन, अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण है ना। तो ये तो निक्षेपण के द्वारा बनाया जा रहा है। परिवहन के द्वारा बनाया जा रहा है कंकड़ पत्थर शिलाखंड, कंकड़ पत्थर शिलाखंड ये सब बनते हैं। ठीक है, और क्या बनता है? नुनाटक बन जाता है। क्या बन जाता है? नुनाटक, नुनाटक बन जाता है। और क्या बन जाता है? और बताओ, नुनाटक। ठीक है, ये सब। अच्छा, निक्षेपण के द्वारा क्या बनता है? निक्षेपण के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा बनता है हिमोड। क्या बन जाता है? हिमोड। और क्या बनता है? ड्रमलीन, हिमोड, ड्रमलीन। और क्या बनते हैं? केम केटिल एस्कर, केम केटिल और एस्कर। अच्छा, नदी के द्वारा क्या बनाया जा रहा था? एस्चुरी। यहाँ पे क्या बन रहा है? एस्कर। याद रखिएगा, एस्चुरी और एस्कर में कंफ्यूज मत होइएगा। प्लावी हिमसेल्फ। और कौन बनता है? प्लावी हिमसेल्फ, प्लावी हिमसेल्फ। बाबू रे, रिवीजन इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब पूरा पूरा लिखने चले तो हो ही गया, फिर तब क्लास किस लिए कराएं? फिर ये रिवीजन सीरीज है, रिवीजन करा रहे हैं। कोई बता पाएगा मेरे को, हिमनद के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियों में सबसे पहले अपक्षय होता है, और अपक्षय क्रिया में कौन कौन सी स्थलाकृति हम लोग को दिखाई देती है? और वे सब स्थलाकृति कहाँ दिखाई देती है? पर्वतों के ऊपर दिखाई। कौन कौन सी स्थलाकृति? हिमगुहार, नदियों के द्वारा पूछ रहे हैं, नदियों के द्वारा। अपक्षय में कौन सा? पहले रैपिडो, छिप्रिका, छिप्रिका के बाद पानी नीचे गिरेगा, क्या बनेगा? हाँ, अवनमन, अवनमन कुंड। झरना नहीं बनेगा, झरना, अवनमन कुंड। और पर्वतों पर ही बहते चली तो भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, ये सब बनाती है। ठीक है, और क्या बनाती है? गार्ज कैनियन हो गया, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन।
उसके बाद बताओ, जब मध्य हिस्सों में चली आती है, मैदानी हिस्सों में चली आती है, तो क्या बनाता है? एस आकार की घाटी और ऑक्सबो लेक बनाती है, याजू बनाती है, नदी वेदिका बनाती है। ये सब नहीं था? याजू, नदी वेदिका, ये सब तो था। अच्छा, जब निक्षेपण का काम करती है तो डेल्टा बनाती है। डेल्टा में भी अलग अलग प्रकार के डेल्टा, चापाकार डेल्टा, दांताकार डेल्टा, पांजाकार डेल्टा, ठीक है, और बर्ड फ्रूट डेल्टा, है ना, बर्ड फ्रूट डेल्टा। और क्या बनाती है? एस्चुरी। जब हिमनद में चले आते हैं हम लोग, तो हिमनद में हम लोग को भी, इसमें भी क्या दिखाई देता है? अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा। बताइए, अपक्षय के द्वारा दिखाई देता है हिम गुआहर, गिरी श्रृंग, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, मैस फियोर्ड और खरोच। मैस फियोर्ड और खरोच, ठीक है। बताओ कौन कौन सा, बताओ तो। हिम गुआहर, गिरी श्रृंग, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, मैस फियोर्ड, खरोच। ये किसके द्वारा? अपक्षय। अपर्दन के द्वारा नुनाटक, इतना याद रखो, नुनाटक, ठीक है, नुनाटक। और विक्षेपण के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा हिमोड, ड्रमलिन, केम, केटिल, प्लावी हिमसेल। हिमोड, हिमोड, हिमोड। देखो, जल के द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मैदान कहलाता है, ठीक है। हिम के द्वारा ओढ़ाया गया हिम हिमोड कहलाता है। बुझाया? अगर ओढ़ लेंगे, को चादर है पूरा, तो क्या कहलाएगा? हिम के द्वारा हिमोड, ठीक है। और जल के द्वारा जलोढ़। तो जलोढ़ भी कितने प्रकार के? दो, पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़, ठीक है, पुरानी जलोढ़ और कोई दिक्कत? बताइए, हिम के द्वारा निक्षेपण, हिमोड, ड्रमलिन, केम, केटिल और प्लावी हिमसेल। बोलता कहीं नहीं, अरे याद हो जाएगा, ऐसे ही नहीं पढ़ता है तो क्या होगा, छोड़ो, कुछ नहीं बोलना हमको, तुम कुछ नहीं बोलना है। अब किससे देखते हैं? पवनों के द्वारा। बताइए, पवन के द्वारा भी स्थलाकृति दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? इससे, इसमें भी क्या होता है? अपक्षय होता है। देखो, दूर कहीं पर जब हवा बहुत तेजी से बहती है और बहुत जगह खाली रहता है, वहां पे रेतीले कुछ बन जाते हैं, उसी के द्वारा क्या बनते हैं? पवन के द्वारा स्थलाकृति बन जाती है। इसमें बनती है रेतीले जगहों पर, जहां पे रेत बहुत ही ज्यादा है, जैसे भारत का राजस्थान, भारत का राजस्थान, सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल चाइना में, ठीक है, वो सब अलग अलग प्रकार के, तिब्बत में, उन सब जगहों पे क्या बनता है? रेतों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति बनती है। इसमें भी होता है अपक्षय, निक्षेपण और अपर्दन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन, अरे वो क्या होता है? निक्षेपण, ठीक है। बताइए, अपक्षय के द्वारा क्या क्या चीजें बना सकती हैं? बताइए सकते हैं, अपक्षय के द्वारा क्या क्या चीजें बना सकता है? अपक्षय के द्वारा बना सकता है उड़ाव या अपवहन, अपघर्षण, सन्निघर्षण। तीन तीन चीजों से बन सकता है, उड़ाव के द्वारा, अपघर्षण के द्वारा या सन्निघर्षण के द्वारा। सबसे पहले क्या बनता है? बहिधर्मन। क्या बनता है? बहिधर्मन। अपक्षय के द्वारा सबसे पहले क्या बनता है? बहिधर्मन, ब्लो आउट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ब्लो आउट। द्वीपापगिरी बनता है। क्या बनता है? द्वीपापगिरी। द्वीपापगिरी, छत्रक शिला, छतरी नुमा, छत्रक शिला बताए थे, याद करिए, छत्रक शिला। क्या क्या है बताए थे, याद है? बताओ। छत्रक शिला, यारडंग, ज्यूगेन और हाँ, छत्रक शिला था ना। छतरी नुमा, ज्यूगेन बनता है, ज्यूगेन बनता है। और क्या बनता है? यारडंग बनता है, यारडंग। भूस्तंभ बनता है, भूस्तंभ बनता है। तिपहल बनता है, तिपहल। और स्टोन लैटिक्स बनता है, पाषाण जालक। इसका इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा किसका क्या क्या बनता है? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा निलंबन, उत्पीड़न और लुढ़कना बनता है। लुढ़कना यहाँ पर ज्यादा चालू होता है। और इसके द्वारा क्या? वायु का परिवहन तंत्र बनता है, वायु की गति और कणों का आकार एक जगह पे एकजुट हो जाता है। किसमें? अरे अपर्दन, अपर्दन के द्वारा। और निक्षेपण के द्वारा क्या बनता है? निक्षेपण के द्वारा बालू का टीला, बालू का टीला। देखो, हर एक चीज अपर्दन से बने ऐसा थोड़ी है। अगर अगर मान लो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, जैसे पवन के द्वारा स्थलाकृति में अपर्दन नहीं देते, जबरदस्ती क्या उसमें याद करने की जरूरत है? अपर्दन के द्वारा नहीं बनता होगा, घिसावट उसमें क्या होगा? बालू में घिसावट होगा तो और महीन होगा कण, क्या बन जाएगा? रेत बन जाएगा। और रेत कहीं पर अगर जुड़ेगा तो बालू का स्तूप बन जाएगा। इसमें क्या बनता है? बालू का टीला बनता है, उसमें बालू का स्तूप बन जाएगा, छोटा छोटा स्तूप बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या बनता है? बालू का टीला। और क्या बनता है बाबू? बालू का स्तूप, लोयस,
लोएस का मैदान, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लोएस। और क्या बनता है? लोएस का मैदान, पलाया बनता है, बजाड़ा बनता है ना, सैलपथ, पेडिमेंट, वाडी, और वो क्या बनता है बाबू, क्या बोले थे अभी, बरखान, बरखान बनता है, अर्धचंद्राकार टाइप का दिखाई देता है ये बरखान। और इसमें झील, अगर पानी भर गया तो बरखान झील, बरखान झील। बताइए, अक्षय के द्वारा बहिधर्मन, छत्रकशिला, जुगेन, यारडंग, भूस्तंभ, तिपहल, ठीक है, तिपहल। और इसके द्वारा, अपर्दन के द्वारा रेत, बालू का स्तूप, और इसका क्या बनेगा, बालू का टीला, लोएस, बरखान। अब पानी जम गया तो बरखान झील, ठीक है। लेकिन पानी जल्दी नहीं जमता है, पानी जल्दी नहीं जमता। पवन और बहते हुए जल के संयुक्त रूप से कुछ स्थल बन जाते हैं, पवन और बहते हुए जल से, पवन के द्वारा और किसके द्वारा बाबू, जल के द्वारा कुछ स्थल रूप बन जाते हैं, जिसका नाम क्या है, पलाया। क्या नाम है, पलाया, पलाया, बजाडा, पलाया, बजाडा, सैलपद और वाडी, सैलपद और वाडी, ठीक है, समझ में आ गया। ये मरुस्थलों में हम लोग को दिखाई देता है, कौन कौन सा, पलाया, बजाडा, सैलपद, वाडी। ये किसके द्वारा, पवन और जल के द्वारा, पवन और जल के द्वारा। कहाँ पे दिखाई देगा ये सब, सब के सब पवन के द्वारा स्थलाकृतियों में दिखाई देता है। और पवन सबसे तेज कहाँ पे चलते हैं, जो जगह खाली होती है। तो हम लोग के पृथ्वी में सबसे खाली खाली जगह कहाँ है, एक समुद्री इलाका और एक रेगिस्तानी इलाका, यही ना खाली है। और कहाँ पर नदी वाला इलाका थोड़ा सा खाली होगा, तो नदी उतना तो बड़ा नहीं ना है जितना रेगिस्तान है। सहारा का मरुस्थल सोच लो, तो उसमें कोई अगर खो गया तो उसको करोड़ों साल लग जाएंगे उसे निकलते हुए, बचेगा वो, करोड़ों हजारों साल लग जाएंगे उसको वहां से निकलते, ठीक है, इतना खतरनाक है। सहारा का मरुस्थल बहुत बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया ये ना, 1 चैप्टर खत्म, यही है रिवीजन। और क्या इसमें 1 चैप्टर में, अच्छा 2 चैप्टर में बताओ क्या है, 2 चैप्टर। हाँ, वायुमंडल में हम लोग को गैसें दिखाई देती है, वायुमंडल में कितनी गैसें दिखाई देती हैं, देखो, वायुमंडल, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं, वायुमंडल, सुनो, अरे बाबू बात नहीं करो। वायुमंडल में हम लोग को 2 प्रकार की गैसें दिखाई देती है, भारी गैस और हल्की गैस। और एक चीज दिखाई देता है, क्या चीज, धूल कण, नहीं दिखाई देता, धूल कण होते हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं, बोल नहीं सकता है, अरे जलवाष्प नहीं होता है, बोलता नहीं है। भारी गैस होता है, हल्की गैस होता है, धूल कण होता है, और एगो जल कण होता है ना, जलवाष्प होता है, जलवाष्प, किसी को जल कण भी कह सकते हैं, जलवाष्प, जल का वाष्प हो जाना, घनीभूत हो जाना, ठीक है, जलवाष्प। बताओ कौन कौन सा भारी गैस। अब भारी गैस कहाँ पे होते हैं, बता सकते हैं, भारी गैस हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। बताओ, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे हम लोग को छोड़ के चला गया तो हम भी लोग छोड़ के चले जाएंगे, किसको, दुनिया। और क्या रहता है, CO2, और कौन रहता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना % पे, CO2 कितना % पे, ऑक्सीजन कितना % पे, समझ में आ गया। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और भी आर्गन वगैरह सब गैसेस है, ये सब गैसेस कैसे है, भारी गैसेस है। भारी गैसेस हमेशा कहाँ रहते हैं, नीचे। हल्की गैसेस कहाँ रहते हैं, ऊपर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, पढ़े थे ना, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस कहाँ पर होती हैं, हल्की गैसेस। ये कहाँ होते हैं, ऊपर। ओजोन, ओजोन गैसेस कैसी है, ऊपर है। ओजोन गैसेस कैसी है, हल्की है और ऊपर है, ओजोन गैसेस नीचे नहीं है, ठीक है। और साथ साथ क्या रहते हैं, धूल कण भी रहते हैं। धूल कण समझते हो, धूल कण की वजह से ही सूर्य का प्रकाश जब आता है तो स्कैटरिंग कर जाता है, पता है ना, फैल जाता है, ठीक है, धूल कण। और जलवाष्प के कारण ही क्या होता है, फॉग जैसी क्रियाएं दिखाई देती है, फॉग, और फॉग होता है, और बताओ, कुआसा होता है, ओस होता है ना, ये सब बन जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम लोग वायुमंडल के बारे में देखते हैं, तो वायुमंडल जो होता है ये 5 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, वायुमंडल 5 प्रकार के, एक ही प्रकार का। इसमें वायुमंडल की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, 5 प्रकार का, ठीक है। वायुमंडल के ऊपर वाले हिस्से में हम लोग जब देखते हैं, तो ये मान लो ये पृथ्वी, कौन सी है, पृथ्वी, ये हम लोग की हो गई पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला हिस्सा में हम लोग को जो गैस का एक रूप दिखाई देता है, गैस का एक पूरा घर दिखाई देता है, उसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल, कौन सा मंडल, कौन सा मंडल,
कितना किलोमीटर पे है, कितना किलोमीटर पे है, 10 से 12 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर पे है। इसी में सब क्रियाएं होती हैं, इसी में सारी क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रिया बता सकते हो? इसी में सारी क्रिया हो सकती है। कौन कौन सा? बारिश का होना, बारिश का होना, और बादल का गरजना, पंछियों का उड़ना, तूफान का होना, पंछियों का उड़ना, बिजली कड़कना, बारिश होना, बादल बनना, हम लोग के जैसे लोग यहाँ पे रहना, वो सब क्या है? सब किसके अंदर? चौबंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? बताओ 10 से लेकर कितना किलोमीटर तक? 12 किलोमीटर के अंतराल पे हम लोग का वायुमंडल का सबसे पहला परत दिखाई देता है, नाम उसका क्षोभ मंडल। इसी में सारी क्रियाएं होती हैं। किसकी? वायुमंडल की। जैसे बारिश का होना, बादल का होना, मिट्टी का उड़ना, किसी का केस हो जाना, मार देना, पीट देना, कहीं इधर लेके भाग जाना, उधर लाल पीला हरा करना, सब के सब किसमें होता है? सब क्षोभ मंडल में। कौन ऊपर जा सकता है? कहा 165 मीटर, 165 मीटर ऊपर जाने में कितना डिग्री सेल्सियस की कमी? 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। अच्छा बताइए, इसके ऊपर हम लोग को मिलता है लगभग कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर पे। कौन सा किलोमीटर? 50 किलोमीटर। कौन सा मंडल? बोलता नहीं है। समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में ही 30 किलोमीटर पे क्या पाता है? ओजोन लेयर। कौन सा लेयर? ओजोन। 80 किलोमीटर दिखा रहा है। अस्सी दिखा रहा है। खून से देख रहा है? खून से मत देखो बाबू। हाँ रख दो, उधर उधर रख दो। ठीक है। समताप मंडल कितना बाबू? हाँ 50 किलोमीटर तक है, 80 किलोमीटर नहीं है। 30 किलोमीटर पे कौन पाया जाता है? ओजोन लेयर पाया जाता है। 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आगे बढ़ेंगे। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। बताइए एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। यहां से जब ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे स्टेबल हो जाता है यहाँ पर, और इसी के बाद से पूरा का पूरा यहाँ से एकदम सीधा चल जाता है। नहीं तो यहाँ से तो ऐसे प्लेन उठता है ऐसे, हम लोग कैसे चल जाते हैं? पीछे, है ना, एकदम पीछे चल जाते हैं। जय हो महाकाल, उठो उठो उठो, उठते जाता है और उठते जाता है, उठते उठते जैसा लगता है कि हम लोग भाई बहुत पीछे। तब तक देखना सीट बेल्ट बांध के रखता है, सब एकदम सीट बेल्ट बांध के रखेगा। और वहां पे जो कन्याएं जो होती हैं, एयर होस्टेज, एयर होस्टेज होती है, सीट बेल्ट अपना कृपया लगा ले। तो सीट बेल्ट क्या करता है ना, तो सीट बेल्ट लगाने का एक ट्रिक होता है, उसको लगा के अब अपने बेल्ट की तरह बांध ले, ऐसे लेके बांध लेता है एकदम बढ़िया से, ठीक है, ताकि हम गिरे नहीं। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही ये जैसे ही स्टेबल हो जाता है, बात नहीं करो, ये प्लेन जैसे ही ऊपर जाता है और जाके ऐसे स्टेबल हो जाता है, जब स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद वो लोग विस्कन्या लोग एकदम बढ़िया तरीके से बोलती है। क्या बोल दिया? विस्कन्या बोल दिए? अरे वही मतलब एयर होस्टेज वाली, एयर होस्टेज एकदम देख लेती है पूरा एकदम बढ़िया से, ओटलाली ओटलाली लगा के, हम ठीक ठाक है ना, चलो आओ, चाय कॉफी, है ना, ट्रेन जैसा फीलिंग होता है। देखो उसमें ट्रेन जैसा फीलिंग नहीं हो सकता, है ना। अगर मान लो, अगर मान लो एसी रूम में कहीं गए हो कि नहीं, ट्रेन का एसी वाला कंपार्टमेंट हो, उसमें देखना सामने के तरफ में ऐसे एक दरवाजा लगा रहता है ना, और अगर किसी का सीट यहाँ पर राइट कॉर्नर पे ऊपर साइड में, साइड अपर में पड़ गया, ठीक है, तो उसको मतलब भुगतना है उस दिन। यहां से ना बार बार ये ना दरवाजा इसे खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, चाय चाय चाय, ठीक है, और फिर बंद हो जाएगा दरवाजा, फिर ऐसे सुतल रहेगा, वो दिमाग खराब होता रहेगा, फिर आएगा जाएगा, ये हमारा सीटवा कौन था रे, पहली बार एसी में आए, तो सीट खोजेगा, ठीक है। उसके बाद फिर कौन, कॉफी कॉफी, मेरा दिमाग खराब कर देता है, चाय कॉफी। और एक वो बहुत खतरनाक चिल्लाता है, पता है कौन? पता है कौन? पानी पानी बेटा पानी बोलना, पानी, ये क्या भाई और भाई पानी, अजब एकदम खतरनाक चिल्लाता है वो लोग, ठीक है। मैंगो मैंगो, तो उसी में अगर कोई बच्चा है तो समझ लेना उसका बिक्री पक्का है। मम्मी, उसी में पूरा चिल्लाएगा, मम्मी हमको, हाँ, दिमाग खराब हो जाता है भाई उसमें। तब अगर कहीं पे बच्चा हो, कोई बच्चा हो, और उसके बीच में कोनो आता जाता रहे,
एकदम दिमाग खराब हो जाता है, उस दिन नींद ही नहीं लगेगा तुमको। इससे अच्छा बोलेगा बढ़िया सा कोई मूवी वगैरह देख ले, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, एसी का पूरा मजा उसी में चला जाता है। वो उधर काहे काहे करेगा, इधर कौन चिल्लाएगा। एरोप्लेन में ऐसा नहीं होता। ज्यादा हंसी लग रहा है। एरोप्लेन में ऐसा नहीं होता है। वो बिस्कन्या लोग आती है एकदम बढ़िया तरीके से, सुनो ना, वो आती है एकदम बढ़िया तरीके से। देखना, एक ट्रॉली टाइप का रहता है, वो ट्रॉली लेके आएंगे एकदम बढ़िया से। सर यू हैव ए ड्रिंक, यू हैव ए ये, यू हैव ए वो, ये खाएंगे। मैगी लेके आए हैं, तो ये मैगिया का दाम 700 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया, ऐसे करके लेगा। ठीक है उसमें। हाँ, अपना खाना नहीं लेके जा सकते। अपना, हाँ, अपना खाना वहां पे लेके जाइए करोगे ना तो खा सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन पूछ के जाना पड़ेगा। हम ये टिफिन है, खोल लेना इसको, इसमें बम वम नहीं है, इसमें रोटी वोटी है। ठीक है, तो दिखा के खाना पड़ता है। क्या पता, हम भैया तो कभी नहीं लेके गया, अभी हम लोग, अब हम भी कभी मतलब अभी इसमें नहीं गए हैं प्लेन में। ठीक है, कभी जाएंगे तो सब पता चलेगा। लेकिन एक बार एक कहानी सुने थे कि एक बच्चे को, मतलब देखो प्लेन में जब कोई जाता है ना तो 1-2 घंटे के लिए ही सफर होता है, 2 घंटा 3 घंटा, मतलब डोमेस्टिक कोई जाता है अगर, मतलब जैसे यहाँ से मुंबई चला गया या फिर दिल्ली चला गया, तो वो 1-1.5 घंटे का ही सफर होता है। उस 1-1.5 घंटे में ना सुकून जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसी में अगर कोई बच्चा आ जाए, अब बेटा वो कहाँ कहाँ खाली करने लगे, तो वो सफर खराब हो जाता है। और इमरजेंसी के लिए जा रहा था, उसी में बच्चा कहाँ गया, तो मम्मी को ये पूरा ये होता है ना, जिम्मेदारी होती है ना कि हाँ उस बच्चे के लिए कुछ खिलौना उन्होंने लेके चल दिए, कुछ खाने के लिए लेके चल दिए, खिलौना ले लो, झुंझुना ले लो, बजाते बजाते दिखाते चलो। ठीक है ना, वो ऐसे ही लेके चल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों रोते रहेगा। देखो, तो ये कौन सा हिस्सा है, मध्य वाला हिस्सा। मध्य हिस्सा कैसा है, बहुत ही गर्म है ना। इसके बाद ये, सॉरी ये ठंडा पड़ जाता है, ठंडा होता है ये। इसके ऊपर वाला समताप मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये हो गया समताप मंडल, ये मध्य मंडल है। इसके बाद कौन सा मंडल है, अयन मंडल, और इसके ऊपर कौन सा, बहिर्मंडल। ये पूरा का पूरा कौन सा मंडल है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके बाद कौन सा चालू हो जाता है, अंतरिक्ष चालू हो जाता है। इसके बाद से हम लोग की पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और पृथ्वी के ऑर्बिट हिस्से से क्या चल जाते हैं हम लोग, दूर चल जाते हैं। बहिर्मंडल लगभग कितना किलोमीटर पे, 1000 किलोमीटर पे, है ना। मध्य मंडल कितना, मध्य मंडल कितना पे है, 90 किलोमीटर पे। और लगभग ये वाला समताप मंडल, अयन मंडल, अरे अयन मंडल कितना पे है, गधा लोग को कुछ भी याद नहीं है रे। हाँ, 640 दिखा रहा है। 90 से कितना है, 100 किलोमीटर। बहिर्मंडल कितना पे, 640 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। और अयन मंडल जो है ये आपको कितना में मिलेगा, 80 से लेकर 640, यहाँ मतलब 90 से लेकर 640 मान सकते हैं, या 100 किलोमीटर से माप सकते हैं। 100 किलोमीटर से लेकर कितना मीटर तक, 600 मीटर। 100 मीटर से लेकर कितना किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक कौन सा है, अयन मंडल। और इसके ऊपर चल जाएंगे 1000 किलोमीटर पे, कौन सा मिलेगा हम लोग को, बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल में कुछ भी नहीं है। बहिर्मंडल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे। अयन मंडल में हम लोग का क्या है, स्पेस स्टेशन है। अयन मंडल में स्पेस स्टेशन, लगभग 400 किलोमीटर पे हम लोग का ISS है। कौन सा, 4, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहां पर है, अयन मंडल। तो अयन मंडल में बहुत सारे आपके रेडियो एक्टिव तत्व आते हैं, बहुत खतरनाक यहाँ पे गर्मी पड़ता है। इसके नीचे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ठंडा है, -90 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है, मध्य मंडल में। और 200 से ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है, अयन मंडल में। ठीक है, इसी के ठीक ऊपर देखो अयन मंडल में गर्मी है, इसी के ठीक नीचे मध्य मंडल में ठंडा है। इतना खतरनाक ठंडा कि कोनो जम जाएगा, और इतना खतरनाक गर्मी के कोनो जलिए जाएगा, कोयला हो जाएगा इसमें, आज सफेद हो जाएगा इसमें। ठीक है, मध्य मंडल में। तो कितने वायुमंडल, वायुमंडल कितनी परते, 5 परते। वायुमंडल कितनी परते, 5। सबसे पहला क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद एंड देन बहिर्मंडल। कौन सा मंडल याद रहेगा, बोल बाबू, कौन कौन सा मंडल है, बताओ जल्दी से, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। हाँ, हाँ, ये क्या करता है, बोल ले भाई।
बोल बाबू, कौन कौन सा मंडल है? सबसे पहला मंडल क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ, तुम लोग बताओ। ठीक है, बहिर्मंडल कितना किलोमीटर पे? क्षोभ मंडल कितना किलोमीटर पे? क्षोभ मंडल 10 से 12, 10 से 12। और उसके बाद बोला मध्य मंडल, समताप मंडल 50 किलोमीटर, और उससे ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल 90 किलोमीटर, और 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर से ऊपर 600 किलोमीटर तक आयन मंडल, और 600 मीटर से 1000 मीटर तक। ठीक है, मतलब लास्ट कितना में खत्म है? 1000 किलोमीटर पे खत्म है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम लोग के पृथ्वी के ऊपर क्या पढ़ते हैं? हम लोग के पृथ्वी के ऊपर कई सारे अल्बेडो हैं। अल्बेडो मतलब धूप आता तो है लेकिन वापस टकरा के क्या कर जाता है? चल भी जाता है। ऐसा भी तो होता है, मतलब प्रकाश आता तो है लेकिन चल जाता है। लेकिन ओजोन परत क्या काम करता है हम लोगों का? सूरज की किरणों को, जो एक्स किरणें हैं यानी कि गामा किरणें हैं, एक्स किरणें, एक्सरे और गामा रेज, एक्सरे और गामा रे जैसे किरणों को वहां पृथ्वी पर आने से क्या करता है? वो रोकता है और उसको छान के भेजता है, ओजोन परत। लेकिन जब ये कभी भी लॉक हो जाती है या फिर ये पतली हो जाती है तो उसी का हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन का छिद्र होना। क्या होना? ओजोन का छिद्र होना। ओजोन का पतला होना क्या कहलाता है? ओजोन परत में छेद होना कहलाता है। ठीक है, छिद्र होने का मतलब क्या है? कोनो इतना बड़ा कोनो छाता है, उसमें छेदा कर दिया, होल कर दिया, ये नहीं है। ओजोन परत का क्या होना? छोटा हो जाना या पतला हो जाना क्या कहलाता है? ओजोन छिद्र कहलाता है। याद रखिएगा, ये किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। किसके कारण? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो तत्व होती हैं वो सूरज से गर्मी तो आती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, इसको इंटरलॉक कर लेती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अल्बेडो समझ में आ गया? 52% जो हिस्सा है बादलों में क्या हो जाता है? रुक जाता है 52% हिस्सा, और 37-35% क्या हो जाता है? पृथ्वी तक आता है एनर्जी सूरज की, पृथ्वी का अल्बेडो कहलाता है। हो गया खत्म, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? वायुदाब की कितनी पेटियां है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां जो है हमारे पास, कितनी पेटियां हैं? 7। साला पर रीजन बताए थे, याद करिए। पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां कितनी है? 7 को है। सबसे मध्य पेटी, सबसे मध्य में कौन सा है? हाई पावर की लो पावर? लो पावर। कौन सा पावर? लो पावर। और ऊपर में हाई पावर, इसके नीचे हाई पावर। दो गो हाई पावर के बीच में एगो क्या होता है? लो पावर। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। जब भी हवाएं उत्तरी से दक्षिण की ओर चलती हैं तो ये हवाएं उत्तर गोलार्ध में कैसे बढ़ती हैं? अपने दाहिनी ओर बढ़ जाती हैं। ठीक है, दो हाई पावर के बीच में वो क्या होता है? लो पावर। ये वाला है हम लोग का भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर जो रेखा ये मिल रही है यह 5 डिग्री में आता है। 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री। देखो ये 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में एगो नाविक फंस गया था इसमें। जब नाव उसमें फंस गया था, ये जब उधर से निकला बाहर की तरफ तो यहाँ पे नाव केवल डोल रहा था, इसीलिए इसको डोलड्रम्स कहा गया। क्या कहा गया? डोलड्रम्स कहा गया। नाविक फंस गया था, एगो अक्षांश के पास जैसे ही आया, 30 से 40 डिग्री के आसपास आया, तो 30 से 40 डिग्री के आसपास में खतरनाक नाव डोलने लगा। तो उसको कहा जाने लगा कि हम लगता है कि ये घोड़ों के वजह से हमारा नाव डालम डोल हो रहा है, हम कहीं ना गिर जाए, हम कहीं ना गिर जाए। एक काम करिए, घोड़ा ही फेंक दीजिए। सब घोड़ा फेंक दिया, सब घोड़ा। और ये जो लेटा हुआ होता है ना लाइन, इस लेटे हुए लाइन को, काल्पनिक लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। और घोड़े को प्रवाची शब्द है अश्व। क्या नाम है? अश्व। इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड इंग्लिश में कहते हैं, जो 30 से 40 डिग्री के मध्य आता है। यहाँ पे हवाएं बहुत ही तेज चलती है, हाई पावर की चलती है, इसलिए जब यहाँ पे नाविक आए तो उन लोगों ने इसका नाम दे दिया अश्व अक्षांश। समझ में आ गया? क्या नाम दे दिया? हॉर्स लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। कोई दिक्कत है? जो देखो, जो काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर सोई हुई है, हॉरिजॉन्टली है, इसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। लेटा है तो लैटिट्यूड, और खड़ा है तो लॉन्गिट्यूड। खड़ा है तो, अगर ऐसे ऐसे आ रहा है तो लॉन्गिट्यूड, और ऐसे ऐसे जा रहा है तो लैटिट्यूड। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? हॉर्स पावर, सॉरी, हाई पावर और लो पावर। अच्छा, इसके बाद बताइए कौन सा पावर होगा? हाई पावर, लो पावर का एगो होगा लो पावर। और सबसे ऊपर में बताइए कौन सा? हाई पावर। ऊपर में हवाएं कैसी होती है? ठंडी होती है, तो हाई पावर की चलेंगी। नीचे में हवाएं कैसी होती है? ठंडी होती है, हाई पावर की चलेंगी। यहाँ पे कैसे चलेगा? लो पावर का होगा। दो गो हाई पावर के मध्य में एगो लो पावर।
दो गो हाई पावर के मध्य में एगो लो पावर, दो गो हाई पावर के मध्य में एगो लो पावर। ये 0 डिग्री पर क्या होगा? लो पावर। 30 से 35 डिग्री के बीच में क्या, 40 डिग्री के बीच में क्या होगा? हाई पावर। इसके बाद 60 से 65 डिग्री के बीच में कैसा होगा? लो पावर। और 90 डिग्री के बीच में कैसा होगा? हाई पावर। हमेशा हाई पावर टू लो पावर हवाएं चलती हैं, हमेशा हाई पावर टू लो पावर हवाएं चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो चलती है वो कैसे चलती हैं? हाई पावर टू, हाई पावर टू लो पावर। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। उत्तरी हवाएं में हाई पावर टू कैसे चलेगा? लो पावर। तो हाई पावर यहां रहा और यह है उत्तरी गोलार्ध। देखो ये हवाओं को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये है आपके, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे इसको भूमध्य रेखा। ठीक है, हवाएं जब भी चलेंगी हाई पावर टू लो पावर, इधर से हवाएं इधर गुजारेंगे और इधर से हवा इस साइड गुजार देंगे। ठीक है, गुजारना का मतलब नहीं समझ रहा है? हाई पावर टू लो पावर। अब बताओ यहाँ पे क्या है? हाई पावर है और नीचे की तरफ न देखेंगे कहां चलेगा? लो पावर की ओर। तो बताओ हाई पावर से लो पावर की, हाई पावर से लो पावर किधर है? नीचे की ओर है ना। तो हम देखेंगे कैसे? नीचे की ओर। और उत्तर गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसे बढ़ती है? दाहिनी ओर। तो देखो दाहिनी ओर मुड़ा दिए, ये दाहिनी ओर चलेगा और नीचे से हवा कैसे चलेगी? ऊपर की ओर। ये दोनों आके ऐसे आपस में मैच कर जाएंगे, ऐसे मैच कर जाएंगे। समझ में आया? अब इसके बाद हाई पावर टू किसकी ओर? लो पावर। देखो ये रहा हाई पावर और यहाँ क्या पे? लो पावर। दक्षिण गोलार्ध में हवाएं कैसे चलती हैं? बाईं ओर। तो बताओ हम कैसे देखेंगे? नीचे। हाई पावर से कहां जाना है? लो पावर। तो हम कैसे देखेंगे? नीचे। क्या ऐसे घूम के देखें? दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसे चलती है? नीचे चलती है, लो पावर की ओर चलती है। तो इसको इस साइड ऐसे मुड़ा दो, फिर इसको क्या कर दो? ऊपर के साइड मुड़ा दो। ठीक है, ये बाईं ओर चलती है, ये दाहिनी ओर चलती है। ठीक, अब देखो यहां से फिर ये कौन सा है? हाई पावर। तो हाई पावर उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलते हैं? दाहिनी ओर। तो यहां से इसको ऐसे मिला दो, यहां से इसको ऐसे मिला दो। यही वाला आप लोग की किताब में दिया है। ठीक है, अरे किताब में दिया है। ठीक है, अच्छा आप लोग को क्या पता याद होगा कि नहीं होगा? आप लोग क्या पता याद होगा कि नहीं? इस भूमध्य रेखा को हम लोग, इस भूमध्य रेखा को खाली भूमध्य रेखा कहते हैं वायुदाब की पेटियों में? नहीं, भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी। याद करिए बेटी नहीं, भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी। इसके ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखीय उच्च वायु दाब की पेटी। यहाँ पे मकर रेखीय उच्च वायु दाब की पेटी। अरे गधा, मकर रेखा और कर्क रेखा पे हाई पावर न है रे गधा, तो उच्च न कहेंगे? क्या एकदम गधापना है। पढ़ाने के बाद भी तुम लोग ऐसे ऐसे करता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। क्या पढ़ा रहे थे? फिजिक्स, ज्योग्राफी, तो भुलाइयो देता है गधा कहीं का। क्या बोले इसमें? जब हवाएं लो पावर में चलेंगी तो क्या कहेंगे? निम्न दाब। हाई पावर पे चलेंगी तो उच्च दाब। ठीक है, और निम्न दाब पे चलेगी तो निम्न दाब कहेंगे। तो बताइए भूमध्य रेखा पे देखो क्या लिखा है, बताओ जल्दी से। भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी। उसके बाद जब 30 डिग्री और 40 डिग्री पे देखो क्या लिखा है? हाँ, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। ये दोनों कहलाएगा। ये दोनों देखो, इधर भी 30 डिग्री 40 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री 40 डिग्री है, तो क्या कहलाएगा? उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोला है? देख लो, उपध्रुवीय। ये देखो यहाँ ध्रुव है और यहाँ पे क्या है? उपध्रुवीय। उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, इसको ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। समझ में आया? जैसा ऊपर वैसा ही नीचे पढ़ देंगे, एक वो याद करो तो नहीं हो जाएगा। बताओ ये वाला, बताओ ये वाला बताओ। भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी, इसको उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। समझ में आ गया? अच्छा नीचे जाएंगे तो कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? ये तो पढ़ेंगे ही। भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी, ये वाला उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, ये वाला उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, ये वाला ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। कोई दिक्कत है? हाई पावर लो पावर, हाई पावर लो पावर, हवाएं कैसे चलेंगी? हाई पावर लो पावर। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं। अच्छा है, और बोलो, और बोलो। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी।
नहीं? हाँ सर, मुझे लगता है कि समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा भी कैसे? अब इसके बाद क्या है? जेट धाराएं, जेट धाराएं हैं। जेट धारा तो नॉर्मल सी चीजें हैं, बहुत ऊपर से अगर बहेगा, बहुत तेजी से हवाएं बहती है तो क्या कहलाता है? जेट धारा का। बताओ, 40 डिग्री पर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? गरजती हुई चालीसा, रोरिंग फोर्टिस। क्या कहलाती है? गरजती हुई चालीसा। 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चीखता साठा, स्क्रीमिंग 60। ठीक है, बताइए, 40 डिग्री पर गरजती हुई 40, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चीखता साठा, चीखता साठा। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर हवाएं बहुत ही तेज चलती है। और बताओ, ये तो समझ में आ गया? कुछ नहीं समझ में आया? सब ऊपर चला गया। चक्रवात और प्रतिचक्रवात, चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या होता है? चक्रवात बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसमें हवाएं कैसे चलती हैं? निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, जिसके वजह से उत्तरी गोलार्ध में अघड़ीवत घूमती हैं। कैसे घूमती है? देखो, एंटी क्लॉकवाइज। देखो लिखा है, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूमते हैं? अघड़ीवत। और चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में कैसे घूमते हैं? घड़ीवत घूमते हैं, क्लॉकवाइज एंड। लेकिन प्रति चक्रवात का जब बात करते हैं तो इसमें मौसम कैसा रहता है? साफ रहता है। लेकिन चक्रवात में मौसम साफ नहीं रहता है, बहुत खतरनाक बादल घूमते हैं, और बादल घूमते घूमते वर्षा भी करते हैं, चक्रवर्तीय वर्षा कहलाते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसे चलती है? एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में चलती है क्लॉकवाइज। उसके बाद प्रति चक्रवात जो होता है, ये इसका ठीक उल्टा कर दो, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी क्लॉकवाइज घूमती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती हैं। इसको चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के बीच में जो होल जगह रहता है उसको हम लोग चक्रवात की आंख कहते हैं। ठीक है, जैसे अम्फान, अम्फान कैसा था? चक्रवात था। हेरिकेन, टोर्नाडो, टाइफून, ये सब क्या है? चक्रवात है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक रिवीजन रहने देते हैं, अगले क्लास में आप लोग का टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, रविवार को आप लोग का टेस्ट होगा। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। 1 चैप्टर से लगभग 20 तो क्वेश्चन, 30 तो क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू का। 2 चैप्टर से 20 को क्वेश्चन रहेगा। 3 चैप्टर से 20 को क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल रहेगा आप लोग का 30, 20, 50, 20, 70, 70 क्वेश्चन के आपके टेस्ट रहेंगे। ठीक है, अरे समझ में आया? क्या बोले? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का आप लोगों का टेस्ट रहेगा। ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी का संडे को। ठीक है, ज्योग्राफी का टेस्ट रहेगा संडे, संडे को होगा 1, 2 और 3 चैप्टर। कई बजे से? बजे रहेगा, बजे रहेगा सुबह 9 बजे ले लेते हैं। सुबह 10 बजे फिक्स, सुबह 10टा समय। और अगर बारिश वारिश हो गया तो शाम को। बाबू देखो, जितना टेस्ट दोगे वो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेरा नहीं कुछ। आप लोग टेस्ट दीजिए, आप अपने हिसाब से टेस्ट दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कम नंबर आएगा तभी ना सीखोगे। ज्यादा नंबर आएगा तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ईबे करता है, फिर कौन पढ़ेगा फिर आदमी। कम नंबर भी नहीं लेके आना है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं लेके होना है। सारा सारा क्वेश्चन करके आना है, सारा क्वेश्चन। ठीक है, कम नंबर लेके आ गए तो भाई वही होगा, पैसा देना पड़ेगा फिर। 70 को क्वेश्चन में मान लो कोनो 70 को क्वेश्चन है, अब इसमें 60 को किया, 10 को छोड़ दिया, तो ये 10 रुपया लेके आना पड़ेगा। हाँ, अब मान लो 70 को क्वेश्चन है, 40 को किया तो 20 रुपया लाओ। एक को नहीं किया, लाओ 70 रुपया। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं क्लास में। नहीं, आज रहने देते। जय हिंद।